नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि पीए को दिया टिकट, 70,000 से अधिक बैलेट पेपर रिजेक्ट, दायर की गई थी याचिका। जब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए नेहरू ने लगा दी थी जी जान। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। 13 फरवरी 2023 अंग्रेजी अखबार द हिंदू की खबर, जिसका शीर्षक इंडियाज फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर रेजिग्नेशन लेटर लास्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड, यानी भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर का इस्तीफा दस्तावेजों से गायब। वो इस्तीफा जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की दृढ़ता का सबूत था। कहानी 14 और 15 अगस्त के दरमियानी रात को शुरू होती है, जब आधी दुनिया सो रही थी तो हिंदुस्तान अपनी नियति से मिलन कर रहा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाला भाषण भारत की स्वतंत्रता का पर्याय बना। देश आजाद हो चुका था और अब बारी थी देश की तकदीर देश के ही लोगों के हाथों तय करने की, और जिसके लिए आम चुनाव जरूरी थे। इस क्रम में संविधान बना, जिसका अंतिम पाठ होने के बाद संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम भाषण में कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। लेकिन उसकी स्वतंत्रता का भविष्य क्या है? क्या वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या फिर उसे खो देगा? मेरे मन में आने वाला यह पहला विचार है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रजातांत्रिक देश बन जाएगा। उस दिन से भारत की जनता द्वारा और जनता के लिए बनी एक सरकार होगी। क्या भारत अपने प्रजातांत्रिक संविधान को बनाए रखेगा या फिर खो देगा? मेरे मन में आने वाला यह दूसरा विचार है, और यह पहले विचार जितना चिंताजनक भी है। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास से भरे जीवन में शामिल होने वाले हैं। राजनीतिक जीवन में तो समानता हमारे पास होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में नहीं। कहने का मतलब, हाशिए पर रखे गए लोगों के लिए बराबरी की बात तो तय कर दिए गए थे, लेकिन समाज और पैसे के मामले में ये अभी भी दूर की बात थी। अंबेडकर ने नेहरू कैबिनेट से क्यों दिया था इस्तीफा? ऐसे ही हाशिए पर रखे एक वर्ग के लिए उन्होंने कुछ सुधार करने की सोची। जब आजादी के बाद अंतरिम सरकार में वो कानून मंत्री बनाए गए। ये भारत की आजादी से कुछ हफ्ते पहले की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू BR अम्बेडकर को कानून मंत्री के रूप में अपने नए मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। कैबिनेट के अधिकांश अन्य सदस्य को विपरीत अंबेडकर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं थे, और न ही वे उन मूल्यों को साझा करते थे जिनमें नेहरू और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य वरिष्ठ नेता विश्वास करते थे। पहले कैबिनेट का हिस्सा होने के बावजूद कांग्रेस के अधिकांश नेताओं के साथ अंबेडकर के संबंध अपेक्षाकृत मजबूत आधार पर टिके हुए थे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने यहाँ तक आरोप लगाया था कि नेहरू अंबेडकर के रिश्ते को अस्पष्ट बना दिया गया है। इसके बारे में कोई किताब नहीं है, न ही मेरी जानकारी में एक अच्छा विद्वतापूर्ण लेख भी है। रामचंद्र गुहा की किताब मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया के अनुसार 1940 के दशक में भारत के तब के कानून मंत्री अंबेडकर ने हिंदू पर्सनल लॉ में बदलाव की सोची, ताकि महिलाएं मर्द से पति चुन सके, तलाक ले सके और पिता की संपत्ति में हक पा सके। प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन इसमें आगे का काम रूढ़िवादी नेताओं के चलते रुकने लगा। हिंदू कोड बिल पर नेहरू और अंबेडकर संविधान का मसौदा तैयार करने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मसौदा तैयार करने से पहले ही उन्होंने हिंदू कोड बिल पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसने पारंपरिक हिंदू कानून के कई वर्गों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया था। संपत्ति, विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार के आदेश से संबंधित कानूनों को संबोधित करते हुए अप्रैल 1947 में संसद में एक विधेयक पेश किया गया था। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अंबेडकर ने कानून को अब तक किए गए सबसे महान सामाजिक सुधार उपाय के रूप में वर्णित किया, लेकिन जब नेहरू का मानना था कि धर्म केवल निजी क्षेत्र में ही मौजूद होना चाहिए, संसद के कई सदस्य इससे असहमत थे। जवाहरलाल नेहरू एंड द हिंदू कोड नामक एक जर्नल में लिखा गया कि इतिहासकार रेबा सोमी ने लिखा था कि नेहरू की सरकार के सदस्यों ने हिंदू कोड बिल का पुरजोर विरोध किया। नेहरू ने उनके पारित होने की सुविधा के लिए संहिता को 4 अलग अलग भागों में तोड़ने का फैसला किया। हालांकि 1951 तक बिल पारित नहीं हुए थे और अंबेडकर ने निराश होकर कानून मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया था। अंबेडकर के खिलाफ पंडित नेहरू ने उतार दिया था उनका ही पीए। डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक करियर उनके सामाजिक जीवन का ही हिस्सा था, जो हाशिए पर रखे लोगों के अधिकारों का जरिया था। देश को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन समाज में तमाम वर्गों के लिए अभी काम बाकी था। इस इस्तीफे के बाद उन्होंने पहले चुनाव में हाथ आजमाया। आजाद भारत के आम चुनाव दस्तक देते हैं। 5 महीने तक चले इस चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर भी मैदान में थे। साल 1952 में अंबेडकर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से लड़े, लेकिन कांग्रेस ने अंबेडकर के ही पूर्व सहयोगी NS काजोलकर को टिकट दिया और अंबेडकर 15,000 के करीब वोट से चुनाव हार गए। कांग्रेस ने कहा अंबेडकर सोशल पार्टी के साथ थे, इसलिए उसके पास उनका विरोध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। नेहरू ने 2 बार निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और आखिर में अंबेडकर 15,000
वोटों से चुनाव हार गई। कांग्रेस के नेतृत्व और नेहरू के प्रभाव का इस चुनाव पर सीधा असर रहा था। हालांकि हार के बाद आंबेडकर ने चुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठाए थे। क्या उस चुनाव में हुई थी धांधली? मूक नायक के मुताबिक ये हार उनके लिए कष्टदायक भी थी, क्योंकि महाराष्ट्र उनकी कर्मभूमि थी। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि बम्बई के लोगों के भारी समर्थन के किस प्रकार इतनी बुरी तरह से नकार दिया गया, ये वास्तव में चुनाव आयुक्त द्वारा जांच का विषय है। आगे अम्बेडकर और अशोक मेहता ने एक साजिश याचिका भी दायर की और मुख्य चुनाव आयुक्त से चुनाव रद्द करने की मांग भी की। उन्होंने ये दावा किया कि 70,000 से अधिक बैलेट पेपर रिजेक्ट कर दिए गए और गिने नहीं गए। हालांकि चुनाव आयोग ने इस याचिका पर कार्रवाई क्या कि ये कभी सामने नहीं आया, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अम्बेडकर को 1954 में कांग्रेस ने भंडारा लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर हराया। वहीं अगले आम चुनाव होने तक उनका निधन हो गया। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।